बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक राजा राज किया करता था। वह राज्य प्राकृतिक सुंदरता और संपदाओं से भरा हुआ था। सुंदर बगीचे, मैदान, नदियाँ, झरने और जंगल उसकी शोभा में चार चांद लगाते थे। उस राज्य से समुद्र भी दिखाई देता था और उसी समुद्र के बंदरगाह से लोग व्यापार के लिए आया जाया करते थे। अपने सुंदर भूभाग, प्राकृतिक संपदाओं और समुद्र के रास्ते आवागमन के कारण राज्य में व्यापार बहुत फल फूल रहा था। प्रजा भी इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि इतने अच्छे व्यापार के कारण वहाँ कोई भी गरीब नहीं रहा था। शाही खजाने में भी निरंतर धन की वृद्धि हो रही थी। साल दर साल वह राज्य प्रगति करता जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ का राजा भी धनवान होता जा रहा था। कुछ ही वर्षों में वह राजा उस देश का सबसे अमीर राजा बन गया। यूं तो राजा में कोई अवगुण नहीं थे, पर दौलत अच्छे अच्छों की आंखों पर घमंड का पर्दा डाल देती है। राजा के साथ भी वही हुआ। राजा खुद को सबसे बड़ा मानने लगा। उसे लगने लगा कि वह ही सबका अन्नदाता है। वह कुछ भी खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। वह घमंड से इतना भर गया कि उसे लगने लगा कि यह पृथ्वी और चांद सूरज भी उसकी आज्ञा से चलायमान है। अब वह पहले की तरह दयालु नहीं रहा। वह छोटी छोटी बातों पे अपने सैनिकों और नौकरों को दंड देने लगा। कोई भी बात उसके अनुसार ना हो तो वह आग बबूला हो जाता और वह गुस्सा अपने दास दासियों पर निकालता था। उसे यह घमंड हो गया था कि सभी मेरे भाग्य से खाते हैं। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उसने एक दिन उन सब को बुलाया और प्रश्न करने लगा। उसने सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछा, बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य से खाती हो? उसने उत्तर दिया, पिताजी, आपके भाग्य से। वह बहुत खुश हुआ। फिर उससे छोटी बेटी से भी वही सवाल किया और उसने भी वही उत्तर दिया, पिताजी, आपके भाग्य से। वह यह करके अपने अहंकार की पतंग को परवान चढ़ा रहा था और खुश हो रहा था। सभी बड़ी 6 बेटियों ने वही उत्तर दिया। फिर सबसे छोटी बेटी की बारी आई और राजा ने उससे भी वही सवाल किया, बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य से खाती हो? तब उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझे अवश्य मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यह बात सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो गया। यह उसके अहंकार को कुचल देने वाला सत्य था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा हो। वह यह सहन ना कर सका और जोर से चिल्लाया, मूर्ख लड़की, मेरा ही खाती है और भगवान का दिया बताती है। तू मेरे साथ इस महल में रहने लायक नहीं है। वह सिपाहियों को आवाज़ देता है। सैनिक दौड़े दौड़े आते हैं। जी महाराज। राजा कहता है, इस घमंडी और गद्दार लड़की को जंगल में फेंक आओ। यह यहाँ रहने योग्य नहीं है। यह कहती है कि यह अपने भाग्य का खाती है। देखते हैं वहाँ जंगल में इसे कौन खिलाता है। सैनिक हैरानी से राजा को देखते हैं। राजा गुस्से में कहता है, जो कहा है वह करा जाए, वरना तुम दंड के भागी बनोगे। सैनिक विवश थे, इसलिए वह राजकुमारी को घोड़ा गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं। राजा के क्रोध के आगे कोई कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही समय में गाड़ी जंगल में पहुंच जाती है और सैनिक राजकुमारी को छोड़कर लौट जाते हैं।
राजकुमारी की आयु केवल 17 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में वह जंगल में अकेली छोड़ दी जाती है। जंगली जानवरों का डर और इतना घना जंगल, यह सब देखकर वह डर के मारे रोने लगती है और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचाइए। अब मुझे बस आपका ही सहारा है। तभी दो सुंदर चिड़िया उसके पास आती हैं और उसके बालों से खेलने लगती हैं। वह भी कुछ समय के लिए अपना दुख भूलकर उनके साथ खेलने लगती है और उनका पीछा करने लगती है। उनके पीछे जाते जाते वह देखती है कि जंगल हल्का होने लगा है और चलते चलते वह एक पुरानी सी विशाल इमारत तक पहुंच जाती है। वह इमारत कभी किसी महल से कम नहीं रही होगी, पर अब उसकी हालत खस्ता थी। वह खाली थी और अब वहाँ कोई नहीं रहता था। अंधेरा घिर चुका था और ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजकुमारी ने सोचा, क्यों ना यहीं पर रात बिताई जाए। यहाँ पर मैं जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहूंगी। यह सोचकर वह इमारत में चली गई। वह रात भर अपने पिता की क्रूरता के बारे में सोचकर रोती रही और उसने फैसला किया कि अब वह स्वयं ही अपना मार्ग चुनेगी और आत्मनिर्भर होकर रहेगी। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने इमारत की खिड़की से झांक कर देखा तो वह हैरान हो गई। इमारत के बाहर बहुत ही सुंदर बगीचा था, जिसमें चारों तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल और अलग अलग फलों से लदे वृक्ष खड़े थे। वह दौड़कर नीचे गई और बगीचे में घूमकर देखने लगी। तभी उसने अपनी दूसरी ओर देखा। वहाँ पर बहुत ही सुंदर नदी बह रही थी। उसने सोचा कि यह इमारत कई वर्षों से खाली जान पड़ती है और शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यहाँ खाना पानी रहना सब है, तो अब से मैं यहीं रहूँगी। आज से यही मेरा घर है। उसने पूरी इमारत की साफ सफाई की और जो कुछ काम की वस्तुएं पड़ी थी उन्हें मरम्मत करके घर में लगा दिया। उधर महल में जब अगले दिन राजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसने अपनी बेटी को जंगल में छुड़वा तो दिया था, पर अब उसे चिंता सताने लगी। रानी ने भी कल से रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, पर उसकी बाकी बहनें खुश थी, क्योंकि वह सब भी राजा की तरह ही घमंडी और हमेशा झूठ बोलने वाली थी। वहीं छोटी राजकुमारी हमेशा सच और अच्छाई का साथ देती थी, इसलिए उनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। रानी ने राजा से आग्रह किया कि मेरी बेटी को वापस ला दो। मैं आज के बाद आपसे फिर कुछ नहीं मांगूंगी। राजा भी अपनी गलती को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने भी रानी की बात मान ली और अपने उन्हीं सिपाहियों को बुलाया जो राजकुमारी को जंगल में छोड़कर आए थे, और आदेश दिया कि राजकुमारी को ढूंढ कर वापस लाया जाए। जब तक राजकुमारी वापस नहीं मिलती, तुम भी वापस मत आना। सैनिक खुशी खुशी कहते हैं, जी महाराज, हम राजकुमारी को साथ ही वापस लाएंगे। सैनिक अपने पूरे प्रयास के साथ राजकुमारी को ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें बस यही डर सता रहा था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने राजकुमारी को अपना शिकार ना बना लिया हो, और दुआ कर रहे थे कि ऐसा ना हुआ हो। आखिरकार 2 दिन ढूंढने के बाद उन्हें राजकुमारी का पता चल जाता है। वह खुशी खुशी राजकुमारी के समीप जाते हैं और समाचार सुनाते हैं कि आपको महाराज ने वापस बुला लिया है। पर राजकुमारी तो अब ना लौटने का मन बना चुकी थी। उसने कहा कि मेरे भाग्य से मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं। आप यहाँ 2 दिन बाद आए हैं, मैं इन 2 दिनों में मर भी सकती थी।
पिताजी तो मुझे खुद लेने तक नहीं आए। सैनिकों के लाख समझाने पर भी राजकुमारी वापस चलने को नहीं मानती। तब सैनिक हार मानकर वापस आ जाते हैं। वह राजा को सारी बात बताते हैं, जिस पर राजा कहता है, ठीक है, हम खुद उसको लेने जाएंगे। रानी भी साथ चलने का आग्रह करती है और कहती है, मैं भी उसे लेने जाऊंगी। वो अपनी माँ को मना नहीं करेगी। दोनों राजा रानी अपनी घोड़ा बग्गी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजकुमारी के पास पहुंचकर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और कहती है, चल बेटी, अब तेरी माँ तुझे लेने आ गई है। अब तुझे जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। पिता भी उसे वापस लौट चलने को कहता है और अपनी गलती मानता है, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है और कहती है कि आप 2 दिन बाद मुझे लेने आए हो। अगर इन 2 दिनों में मुझे कुछ हो जाता तो आप क्या करते? इसलिए आप चले जाइए। मैं यहीं पर खुश हूँ। जो मुझे मिलना चाहिए वह मुझे मिल रहा है। जब घंटों तक मनाने पर भी राजकुमारी नहीं मानती, तब हार मानकर वह वापस महल में आ जाते हैं। उस दिन के बाद राजा कई बार राजकुमारी को वापस लाने की कोशिश करता है, पर राजकुमारी नहीं लौटती। अपने पिता का वह दुर्व्यवहार उसके दिल में गहरी चोट कर चुका था। कभी कभी राजकुमारी की माँ भी उससे मिलने जाया करती और उसे मनाती, पर वह अपने फैसले पर अडिग थी। देखते देखते ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 सालों में राजा का सुख चैन सब जा चुका था। वह अपने किए की आग में जलता रहता था और अक्सर उदास ही रहता था। तब उसे किसी ने सुझाव दिया कि वह किसी दूसरे देश घूम आए। इससे उसका मन हल्का होगा और जीवन में थोड़ा बदलाव भी आएगा। राजा वैसे भी कई दिनों से किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाना चाहता था, तो उसे यह सुझाव पसंद आ गया। उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और सभी घर के लोगों से पूछा कि उनके लिए वहाँ से क्या क्या लाए। सभी ने अपने अपने पसंद की चीज़ें राजा को बता दी। तब राजा को अपनी सबसे छोटी बेटी का भी ध्यान आया। उसने सोचा, ऐसी यात्रा कभी कभार ही होती हैं, तो क्यों ना छोटी बेटी से भी पूछ लूँ, उसे कुछ चाहिए हो तो। उसने राजकुमारी के पास अपने दूत भेज दिए। राजकुमारी सुबह सुबह बगीचे में बैठकर पूजा कर रही थी। तभी वह दूत वहां आए और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी दूर देश की यात्रा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें आपसे यह पूछने भेजा है कि यदि आपको कुछ चाहिए तो वह आपके लिए ले आएंगे। बताइए, आपके लिए क्या लाएं? राजकुमारी, जो पूजा कर रही थी, उसने बोला, सबर। राजकुमारी के कहने का मतलब था कि सब्र करो, मैं पूजा कर लूँ फिर बात करती हूँ। परंतु वह मूर्ख ये सोच बैठे कि राजकुमारी सब्र मांग रही हैं और बिना कुछ सोचे वे वापस आ गए। उन्होंने राजा को कहा कि राजकुमारी ने सब्र मांगा है। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ कि यह क्या चीज़ मांगी है, पर उसे लगा कि बहुत समय बाद मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे वह अवश्य दूंगा, चाहे मुझे आकाश पाताल एक करना पड़े। वह निश्चय करके राजा ने यात्रा आरंभ की और शीघ्र ही दूसरे देश पहुंच गया। वहां उसने व्यापार करके काफ़ी धन कमाया और देश में अलग अलग जगह घूमा। जब राजा थोड़ा तरोताज़ा महसूस कर रहा था, तो उसने घर के सदस्यों के लिए खरीदारी शुरू कर दी। किसी ने सुंदर कपड़े मांगे थे, तो किसी ने गहने, किसी ने खाने की चीज़ें, तो किसी ने पढ़ने को किताबें। राजा को वह सब कुछ मिल गया, परंतु छोटी राजकुमारी का बताया सब्र नहीं मिला।
उसने एक एक दुकान से पूछा कि आपके यहाँ कोई सबर नाम की चीज़ मिलती है क्या, पर किसी को इस बारे में नहीं पता था। तब किसी ने राजा को बताया कि सबर कोई चीज़ नहीं, वह तो इस देश के राजकुमार का नाम है। आप यूं बाजार में कहाँ ढूंढ रहे हैं? तब राजा को लगा शायद मेरी बेटी ने इस राजकुमार को ही मांगा है, सो मैं उसकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। राजा उस देश के राजा से मिलता है और अपना परिचय देता है। परिचय सुनकर राजा उठ खड़ा होता है और उनका आदर सत्कार करता है। राजा उन्हें बताता है कि उनकी बेटी ने राजकुमार सबर को मांगा है, इसलिए मैं आपके बेटे सबर को अपना जमाई बनाना चाहता हूँ और इसे साथ लेने आया हूँ। राजा के धन दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे, इसलिए उस देश का राजा खुशी खुशी वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और राजकुमारी के पिता के हाथ एक पंखा देता है। वह बताता है कि यह जादुई पंखा है। राजकुमारी जब भी इसे अपनी तरफ करेगी तो सबर राजकुमारी के पास पहुंच जाएगा और बाहर की ओर करेगी तो वह वापस हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम भी बेटे से समय समय पर मिल सकेंगे। राजा वह पंखा लेकर वापस अपने राज्य को लौट आता है और सैनिकों द्वारा राजकुमारी के पास वह पंखा पहुंचवा देता है। सैनिक राजकुमारी को बताते हैं, राजकुमारी, आपने महाराज से सबर मांगा था। सबर उस देश के राजकुमार हैं जहां महाराज भ्रमण पर गए थे, इसलिए वह आपके लिए उसे वर के रूप में मांग लाए हैं। वह राजकुमारी के हाथ में पंखा देते हुए कहते हैं, राजकुमारी, यह जादुई पंखा है। इसे जब भी आप अपनी तरफ झलेंगी तो राजकुमार आपके सामने प्रकट हो जाएगा और बाहर की ओर झलेंगी तो वह वापस अपने देश चला जाएगा। राजकुमारी को उस दिन की घटना याद आती है कि सैनिकों को सब्र रखने को बोला था और वह यह समझ बैठे कि मैंने सब्र मांगा है। राजकुमारी को सैनिकों की मूर्खता पर हंसी आती है और वह सैनिक पंखा रखकर वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी उत्सुकतावश वह पंखा उठाती है और सोचती है कि क्या जो सैनिक कह रहे थे वह सच भी है। वह पंखे को अपनी तरफ घुमाती है और तभी उसके सामने एक सुंदर गठीला राजकुमार प्रकट हो जाता है। राजकुमारी एकदम हैरान हो जाती है। राजकुमार कहता है, ओह, तो आपने पंखा इस्तेमाल कर लिया। राजकुमारी उसे देखकर शर्मा जाती है। राजकुमार बहुत ही सुंदर था और राजकुमारी भी किसी से कम नहीं थी। वह पहली ही नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं। दोनों खुशी से वहीं जंगल में साथ रहने लगते हैं। राजकुमार राजकुमारी को अपने देश के बारे में बताता तो कभी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और राजकुमारी ने भी उसे अपनी पूरी आपबीती बता दी। वह दोनों जितना था उतने में ही संतोष के साथ जीवन जीने लगे। उधर महल में जब राजकुमारी की बहनें को राजकुमार के बारे में पता चला तो वह जल भुन गई और राजकुमार को उससे अलग करने की योजना बनाने लगी। एक दिन अपनी बहन को मिलने के बहाने वह सब बहनें एक षड्यंत्र रचती हैं। वह राजकुमारी के स्थान पर जाकर बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और यह दिखाती हैं कि वह बहुत खुश हैं, पर धोखे से एक चाल चलती हैं। वह कांच को पीसकर जहर में डुबाकर उनके पूरे बिस्तर पर फैला देती हैं और उस पर एक चादर ढक देती हैं। वह यह जाल राजकुमारी के लिए बिछाती हैं, पर राजकुमारी की जगह राजकुमार उसमें फंस जाता है। उसके सारे शरीर में जहरीला कांच घुस जाता है और पूरे शरीर पर जख्म कर देता है। राजकुमारी चुन चुन कर सारे कांच निकालती है। वह राजकुमार को ठीक करने का हर संभव प्रयास करती है, किंतु राजकुमार की हालत दिन पे दिन बिगड़ने लगती है।
वह जहर राजकुमार को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ढकेल रहा था। तब राजकुमार कहता है कि उसे पंखे के जादू से वापस उसके देश भेज दो, वहाँ उसके पिताजी उसका इलाज करवा देंगे। राजकुमारी उसकी बात मानकर राजकुमार को वापस भेज देती है। राजकुमारी दिन रात चिंता में घुलती रहती है और रोती रहती है। उधर राजकुमार का हर संभव इलाज कराया जाता है, पर कोई असर नहीं होता। वैद्य कहते हैं कि अगर जल्द कुछ ना किया तो राजकुमार को बचाना मुश्किल होगा। उसके जख्म दिन पे दिन खराब होते जा रहे थे। यह देखकर राजा इनाम की घोषणा करता है कि जो राजकुमार को ठीक कर देगा वह उसे 10,000 सोने की अशर्फी देगा। दिन रात हकीम कोशिश करते हैं पर सब नाकाम हो जाते हैं। उधर एक रात को राजकुमारी पेड़ के नीचे बैठी सबर को याद करके रो रही थी। तभी उस पेड़ पर एक तोता मैना का जोड़ा बैठा बात कर रहा था। तोता मैना से कहता है कि राजकुमारी को शायद पता नहीं, अगर वह हम सब की बीट इकट्ठा करके उसमें सुनहरे फूल का अर्क मिलाकर राजकुमार को लगाए तो वह ठीक हो जाएगा। राजकुमारी इतने सालों से जंगल में रह रही थी, इसलिए उसे जानवरों की भाषा समझ आती थी। वह समझ गई उसे क्या करना है। उसने पूरे जंगल में घूम घूम कर पक्षियों की बीट और सुनहरे फूल इकट्ठा कर लिए और बंदरगाह से सबर के देश चली गई। वह वहाँ एक बूढ़े हकीम का भेष बदल नकली दाढ़ी मूछ लगाकर राजा के पास गई और राजकुमार को ठीक करने का दावा किया, पर यह शर्त रखी कि कोई भी कमरे में नहीं आएगा। राजा के पास कोई चारा न था। उसने बात मान ली। राजकुमारी ने कढ़ाई और चूल्हा मांगा और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह अपना भेष उतारकर दवा बनाने लगी और कढ़ाई में बीट और फूलों का अर्क मिलाकर लेप बना लिया। पहली ही बार लेप लगाने से राजकुमार ठीक होने लगा। कुछ दिन तक यही चलता रहा। वह राजा से भेष बदल कर मिलती और राजकुमार के आगे भेष उतार देती। राजकुमार खुश था क्योंकि उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही थी और वह ठीक हो रहा था। कुछ ही दिन में राजकुमार ठीक हो गया और राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उस हकीम को इनाम देने के लिए बुलाया, पर उसने मना कर दिया और कहा कि मैं तो आपकी बहू हूँ पिताजी। और फिर राजकुमारी ने यह कहकर राजा के आगे अपना भेष उतार दिया। राजा हैरान हो गया और उसने पूछा कि तुमने भेष क्यों बदला। राजकुमारी कहती है कि यदि मैं आपको सच बताती तो शायद आप मुझे नादान समझकर इलाज का मौका नहीं देते। राजा इस बात पर खिलखिलाकर हंसता है। फिर दोनों परिवार साथ मिलकर धूमधाम से दोनों की दोबारा शादी कर देते हैं। राजकुमारी भी अपने पिता को माफ़ कर देती है और खुशी खुशी सबर के साथ रहने लगती है।